सो गाइज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की जिसका नाम है एम्प्लॉयज़ रिलेशन एंड लेबर लॉ। दोस्तों ये सब्जेक्ट आपको एमबीए थर्ड सेमेस्टर के अंदर देखने को मिलता है और ये सब्जेक्ट उन लोगों के लिए है, उन इस सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने अपने स्पेशलाइजेशन के अंदर एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स को चूज़ करके रखा है। और अगर आपने भी ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर सब्जेक्ट को स्पेशलाइजेशन को लेकर के रखा है तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसमें एम्प्लॉयज़ रिलेशन एंड लेबर लॉ, इसके अंदर ये एक तरीके का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ के रिलेशंस की यानी कि एक जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉयज़ है तो उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट है ना, चाइल्ड लेबर एक्ट, तो बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो कि किसी भी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो किसी भी कंपनी के एक एचआर को पता होनी चाहिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं ये सभी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना जानना। क्योंकि अगर जो कंप्लायंसेस है, जो भी कंपनी है बिना किसी कंप्लायंसेस के, बिना किसी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी प्रोसीजर्स के चल रही है तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म तक उसको सस्टेनेबिलिटी उसके अंदर कहीं ना कहीं मतलब मिसिंग होगी, वो लॉन्ग टर्म के सक्सेस को हो सकता है वो ना अचीव कर पाए। अगर लेबर लॉज मतलब कि क्या हो गया कि जो लेबर लॉज होते हैं वो बेसिकली उन सभी हमारे सभी उन सभी लेबर्स के लिए होते हैं जो एक वर्कर होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन सभी की राइट्स के लिए, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। क्योंकि अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं बोलूँगा और जो भी जैसा भी बोलूँगा वो सभी सही है और आप उसको फॉलो करोगे एज इट इज़, है ना। क्योंकि आपकी भी बात, कोई एक एम्प्लॉय है, कोई एक वर्कर है, लेबर है, उसकी भी बात को भी कहीं ना कहीं कोई सुनने वाला होना चाहिए। तो उसके लॉज को प्रोटेक्ट कर मतलब उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लेबर लॉज को बनाया गया है। कौन कौन से बहुत सारे अलग अलग लेबर लॉज हैं जो अभी हम इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे, पढ़ेंगे। इसमें यूनिट फर्स्ट को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, देन यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अलग अलग वीडियोस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ट्रेड यूनियन। तो अभी ये क्या है, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की बात करते हैं, सॉरी इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करते हैं, रेवोल्यूशन नहीं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जब भी टर्म आए ना तो इसका सिंपल सा यही मतलब होता है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में होता है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय उस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बोल रहे हैं। यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर ऐसा कोई भी माहौल नहीं होना चाहिए जिसमें कि आपस में वर्कर्स जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, या फिर एक एम्प्लॉयर है कि एम्प्लॉयज़ को कुछ भी बक रहा है, किसी भी तरीके की गालियां सुना रहा है। इस तरीके की चीज़ें जो भी होनी चाहिए वो किसी भी कंपनी के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए एक इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को बिल्डअप करना होता है, यानी कि हमको एक अच्छे रिलेशनशिप बना करके रखना होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इसके लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं, बताया गया है। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय साथ में तो काम करें बट उनको एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करनी आनी चाहिए। कि यानी एक जो एम्प्लॉयर है जो जॉब देने वाला है और एक जो एम्प्लॉय है जो जॉब कर रहा है, वो आपस में एक दूसरे की सबकी रिस्पेक्ट करें और साथ मिल करके वर्क टुगेदर, यानी कि साथ में मिल करके काम करें। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का पूरा एक हिस्ट्री है कि कहाँ से ये आया, किस किस तरीके से, पहले क्या होता था, बाद में क्या होता है, तो अब क्या हो रहा है, किस तरीके का। तो उतना ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता है, हिस्ट्री तो नहीं पूछी जाती है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की। बट हाँ ये है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या बैकग्राउंड है। पहले प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, यानी कि कोई भी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, कुछ भी ऐसे नहीं था, लोग बहुत ही गांव में रहते थे ज़्यादातर लोग, है ना। देन उसमें अपने हैंडक्राफ्ट वगैरह, अपना अपना छोटा छोटा सामान बनाना और फिर उसको सामान के बदले सामान को देना लेना, इस तरीके का ये सब चलता रहता था, तो आपको भी पता होगा। देन उसके बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिसमें कुछ एक मशीन्स आई। मशीन्स जब आ गई तो मशीन के आने के बाद में क्या होने लगा, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगी। देन फैक्ट्रीज जब इस्टेब्लिश हुई तो उसमें जो लोग होते थे वो काम करने के लिए जाने लगे। अब जब वो काम करने के लिए जाने लगे तो जो एम्प्लॉयर होता था वो क्या बोलने लगा कि भैया जैसा हम बोलेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको पैसे दे रहे हैं और आप हमारे लिए काम कर रहे हो। तो उसको मतलब एक तरीके से एक्सप्लॉइट करना, जो उसका शोषण करना, किसी भी
तरीके का, है ना। तो लेबर का शोषण करने जैसी घटनाएं सामने आने लगी कि ऐसा हो रहा है कि भैया सेफ्टी के साथ में कोई काम नहीं कर रहा है तो उसका एक्सीडेंट हो गया काम करते करते, मशीन्स आ गई तो मशीन्स में काम करने में तो खतरा होता ही है ना। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलने लगी। देन अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसने अपना मतलब कि उसने अपना एंट्रेंस, अपने हक जमाना स्टार्ट कर दिया कि हाँ हम, हाँ ये जो चीज़ें हैं मतलब कि हम यहाँ पर कुछ रूल्स बनाएंगे, कुछ एक रेगुलेशंस बनाएंगे, उन सभी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के आने से कम ये सारी चीज़ें फिक्स होने लगी कि एक वर्किंग कंडीशंस की, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं सेफ्टी के साथ काम करना, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं छोटी छोटी तरीके से इम्प्लीमेंट होने लगी। बट अभी भी चीज़ें उतनी ज़्यादा फिक्स नहीं हुई थी जितना कि मतलब होनी चाहिए थी। और ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर को तो कोई जानता ही नहीं था, पर्सोनल मैनेजमेंट चलता था, मतलब कि केवल हम काम आपको दे रहे हैं, हम आपको पैसे दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, आप उसको काम को करो, हम उसके बदले आप पैसे ले जाओ बस। बाकी कोई नो एम्प्लॉय एंगेजमेंट, नो एम्प्लॉय मोटिवेशन, इन सभी के ऊपर कोई भी बात नहीं होती थी। जैसे हम काम करवाएंगे वैसे आपको करना पड़ेगा। देन पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड आया, है ना, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड होने के बाद की क्या बात होती है कि इसमें भी क्या होने लगी, लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा देखने को मिला, यानी कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाने लगा लोगों के ऊपर, कि लोगों को स्किल्ड बनाया जाए, उनकी ट्रेनिंग्स के ऊपर ध्यान दिया जाने लगा, उनको एजुकेट करने के लिए, है ना। अगर किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसका हेल्थ केयर, है ना, ये सभी चीज़ें छोटी छोटी होती थी। बट उससे क्या होने लगा, धीरे धीरे चीज़ें और भी ज़्यादा सुधरने लगी। देन लेट 20th सेंचुरी के अंदर क्या होने लगा, चीज़ें जो भी होती थी तो वो ग्लोबलाइज्ड होने लगी, यानी कि एक देश से दूसरे देश तक, और इस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पर पूरा सब लिखा हुआ है कि क्या किस तरीके की हिस्ट्री थी। देन इसके बाद 21st सेंचुरी के अंदर क्या होने लगा कि इसमें हम फ्रीलांसिंग और पार्ट टाइम जैसे काम को, अभी जैसे अभी आप लोग देखते हो ना कि पार्ट टाइम कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, और भी बहुत सारे, यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आपके पास में आप कुछ भी अपना एक जॉब के साथ में 2 जॉब भी कर सकते हो, पार्ट टाइम कर सकते हो, इस तरह की सभी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब हम यहाँ पर 21st सेंचुरी के अंदर एक दूसरे की सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट करता है, एम्प्लॉयर की रिस्पेक्ट करता है, हम आपस में सही तरीके से काम करते हैं, एक प्रॉपर मिनिमम वेजेस एक्ट के साथ में, रूल्स रेगुलेशंस के साथ में, और पूरे कंप्लायंसेस होने के बाद में हम इस तरीके से काम करते हैं और वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये सब, दिस वाज ऑल अबाउट अ स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ये थोड़ा सा था, इसमें अगर आप चाहो तो अच्छे से पढ़ सकते हो, इसमें अपने हिसाब से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें थोड़ा अपना दिमाग लगा करके थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो। तो अब देखो इम्पोर्टेंस क्या है कि हम क्यों इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को हम क्यों बिल्ड कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हारमोनी रिलीज होते हैं, यानी कि सामंजस्यता, ये नहीं कि कोई इक्वलिटी पैरिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रेसोल्यूशन, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा पहले हुआ करते थे, है ना, कि कोई भी लेबर है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, कि उसका एक्सप्लाइटेशन हो रहा है, उसकी कोई ग्रोथ की बात नहीं हो रही है। तो ये सभी चीज़ें अब धीरे धीरे सही होने लगी, है ना। तो इसका ये भी एक बेनिफिट है, यानी कि उनके राइट्स का प्रोटेक्शन करना, उसको रिप्रेजेंट करना एम्प्लॉयज़ को। देन प्रोडक्टिविटी की बात करना, सोशल स्टेबिलिटी की बात करना, कम्युनिकेशन की बात करना, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग, एडेप्टेशन टू चेंज, ये सभी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको मतलब कि इससे बेनिफिट्स होते हैं आपके इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के। बट इसके साथ ही साथ में कुछ एक चैलेंजेस भी होते हैं, चैलेंजेस इन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन करने में चैलेंज आता है आपको, टेक्नोलॉजी में चैलेंज आता है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, वर्क लाइफ बैलेंस करने में चैलेंज आता है। तो ये सभी चीज़ें 2-4 चीज़ें आप याद कर लो, जिसमें से क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हमको बिल्ड करने में, यानी कि अगर दोनों लोग हैं तो उनके बीच में अच्छा सा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनाने में आपको भी चैलेंज देखने को मिलेगा। जैसे अगर लोग ग्लोबलाइज्ड हैं, यानी कि अलग देश के लोग हैं, ग्लोबलाइज्ड हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि कंपटीशन हो रहा है, प्रेशर हो रहा है,
प्रेशर टू रिड्यूस कॉस्ट कैन लीड द कॉन्फ्लिक्ट्स, कहीं ना कहीं उससे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो उसमें भी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है कि क्वालिटी वाला प्रोडक्शन को कुछ बोल रहा है, प्रोडक्शन वाला स्टोर को कुछ बोल रहा है, तो इस तरीके की सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसमें आप अपने हिसाब से भी कई सारी चीज़ें लिख सकते हो। देन ये सभी चीज़ें हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के ऊपर टेक्नोलॉजिकल चेंज के बारे में बताओ। तो टेक्नोलॉजी किस तरीके की से चेंज कर रही है अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो हमारा क्या होता है यहाँ पर देखो कि ऑटोमेशन हो रहा है, जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि चीज़ें जो हो रही, मशीन्स जो भी हो ज़्यादातर ऑटोमेटेड हो रही हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं कि कोई भी भाई वर्कर है तो इससे सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। वर्क फोर्स स्ट्रक्चर, स्किल डिमांड घट रही है, मतलब स्किल की डिमांड जो भी होती है वो बढ़ रही है कि हमको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके के लेबर्स ज़्यादा हमको भर्ती करना है, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, लेबर मार्केट प्लेटफॉर्म, ये सभी चीज़ें होती हैं। देन यहाँ पर एक छोटा सा टर्म है, ये आपका रेशनलाइजेशन एंड ऑटोमेशन। तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग मोर इफिशिएंट, लॉजिकल और कंसिस्टेंट। यानी कि रेशनल का मतलब क्या होता है कि एक तर्क, जस्टिफिकेशन, एक आप तरीके का मान लो कि हमको क्या होता है कि एक रेशनल चीज़ें जो भी होती हैं, ऑफ्टन बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी एलिमेंट्स और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स। ऐसा होता है कि जैसे हमको कभी भी कोई अपना वर्किंग इन्वायरमेंट है या फिर वर्क स्टेशन वगैरह जहाँ पे हम अपना काम करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं जो कि पहले से पुराने समय से चली आ रही होती है, उनको हमको सब कुछ चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो वो एक तरीके की रेशनलाइजेशन हो गया है ना, कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग मोर इफिशिएंट। आप उन सभी चीज़ों को आप इफिशिएंट बना सकते हो, लॉजिकल बना सकते हो। जैसे कि फ़ोन है, स्मार्टफोन है, यानी कि फ़ोन का ही टेलीफोन होते थे, टेलीफोन्स का ही वो स्मार्ट वर्जन ही है। अब छोटे वाले फ़ोन आने लगे, पॉकेट में रखने वाले, देन उसके बाद स्मार्टफोन आने लगे, उसमें और ज़्यादा फीचर्स हैं। तो वो कहीं ना कहीं रेशनलाइजेशन, काम देखो सेम ही होता है बट वो रेशनलाइजेशन, उसमें हम कुछ ना कुछ नया मतलब ऐड ऑन करते चले जा रहे हैं। देन ऑटोमेशन, ऑटोमेशन एक अलग वर्ड होता है जिसमें क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटेड होती हैं, जो मतलब कि रोबोटिक्स की हम बात करते हैं। इसमें हमको मैन पावर की जगह जो होता है मशीन्स ऑटोमेटेड होती हैं, यानी कि उस तरीके की चीज़ें काम करने पड़ती हैं। यानी इसमें हमका मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, यानी कि कम से कम ह्यूमन जो आपके मैन पावर है उसकी कम से कम ज़रूरत लगे और जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेटेड हों। जैसे भारी सामान को उठाना है, रखना है, इधर उधर मूवमेंट करना है, तो उसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटेड अगर होंगी तो वो ज़्यादा ही सेफ्टी के साथ में काम किया जा सकता है। सो हाउ इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर लिंक्ड विद इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग थोड़ी चीज़ें स्किप करते हैं। अब देखो क्या है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन कब अब क्या मतलब होता है। अब देखो कोई भी कंपनी होती है तो उसमें क्या होता है कि कुछ वर्कर्स जो होते हैं उसका सबका एक तरीके का ग्रुप होता है, क्योंकि अब यूनियन जब तक नहीं होगी, यूनियन का मतलब क्या हो गया कि एक आपका ऐसा ग्रुप बना लेना जिससे कि आपके राइट्स को, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखो जैसे कि क्या होता है कि कोई भी कंपनी है उसमें एक एम्प्लॉयर है, लेकिन अगर जब तक कि एकजुट नहीं होंगे, सभी लोग एकता में बल होता है ना, सब बोलते हैं, तो जितने भी वर्कर्स होते हैं वो अगर एक नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉयर है वो उन सबका एक्सप्लॉइट करने लगेगा, उन सबका शोषण करने लगेगा या फिर गलत तरीके से ट्रीट कर लेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वो सभी वर्कर्स जो हैं वो सभी एक हो जाते हैं, एक होकर के काम करते हैं, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती, कोई की भी, यानी कि जो भी कितना भाई बड़ा एम्प्लॉयर क्यों ना, उसकी कितनी भी बड़ी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो उनके साथ में कुछ गलत करे। सो अ ट्रेड यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु कम टुगेदर टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना एक ग्रुप बना लेना एंड इम्प्रूव देयर वर्किंग कंडीशंस, और अपनी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना, ये निगोशिएट करना कि भैया हम 8 घंटे ही काम कर पाएंगे, हम 12 घंटे काम करेंगे अगर, तो हमको ओवर टाइम मिलना चाहिए या फिर हमको सी ऑफ मिलना चाहिए या फिर जो भी अलग अलग चीज़ चाहिए ना, कि हमको एक्स्ट्रा अमाउंट, ये नहीं कि तुम्हारा मन हुआ कि तुम 12 घंटे रुको, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं चलेंगी, है ना।
अगर हमको ओवर टाइम पे रोक रहे तो हमको खाना दो, फूड प्रोवाइड करो, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो हमको ट्रेड यूनियन के अंदर मतलब देखने को मिलती है, यानी एक ग्रुप बना लेते हैं ये लोग। तो इनके की रूल्स क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन करना, यानी कि ट्रेड यूनियन हेल्प्स जो होते हैं हेल्प सेटल डिसएग्रीमेंट बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स कामली एंड फेयरली। तो ये जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, यानी कि इसमें मान लो कि कोई कंपनी है, उसमें 100 वर्कर्स हैं, 100 वर्कर्स में क्या कर दिया कि 12 लोगों ने एक ग्रुप बना लिया या फिर 20 लोगों ने एक ग्रुप बना लिया। अब उन 20 लोगों का एक क्या कर दिया कि एक लीडर को डिसाइड कर दिया, और इधर से एक जो मैनेजमेंट है, इधर से एक जो मैनेजमेंट है उसका एक लीडर है। तो अब देखो कि कभी भी कोई भी बात होगी, कोई भी दिक्कत होगी, तो अब ये 100 लोग जो भी काम कर रहे हैं वो सभी एकदम से नहीं कोई भी टूटने आ जाएंगे, है ना। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो वो उस लीडर को बताया जाएगा, ये जो लीडर होगा वो सभी चीज़ों को प्रेजेंट करेगा आकर के मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट और लीडर, ये जो ट्रेड यूनियन का लीडर है, वो आपस में चीज़ों को शांति से, फेयरली और कामली आपस में बातचीत वगैरह करके चीज़ों को आसानी से निपटा सकता है, ख़त्म कर सकता है। लेकिन अगर 100 लोग एकदम से, तो बहुत ज़्यादा हौश पौश हो जाएगा, उस तरीके की चीज़ें सही से जहाँ काम बन भी रहा होगा तो वहाँ पर बिगड़ जाएगा। तो ये सभी की रोल्स होते हैं वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन देने के लिए। सभी वर्कर्स जो भी हों वो एकदम एजुकेटेड रहें, स्किल्ड रहें, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड देन रिप्रेजेंटेशन, ये सभी कुछ एक रोल्स होते हैं। सो टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन, यानी कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसमें सबसे पहला आपका एक आता है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्राफ्ट यूनियन। क्राफ्ट यूनियन के अंदर क्या होता है कि सच एज जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस एंड कारपेंटर्स, जो एक तरीके के छोटे लेवल के होते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि दीज यूनियंस रिप्रेजेंट वर्कर्स विद स्पेसिफिक स्किल्स, यानी इनके पास में कुछ जैसे प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, कारपेंटर्स हैं, तो इनको क्राफ्ट यूनियन के नाम से हम जान रहे हैं। देन जनरल यूनियन के अंदर क्या होता है कि बेस्ड ऑन देयर कॉमन इंटरेस्ट एज एम्प्लॉयज rather than their specific skills, यानी कि ये क्या होते हैं कि थोड़े से ये जो क्राफ्ट यूनियन होते हैं उनसे थोड़े से ऊपर होते हैं, यानी कि ऐसे समझ लो कि जो क्राफ्ट यूनियन है इनके पास में एक सेट ऑफ स्किल्स होती हैं, छोटी छोटी सी स्किल्स होती हैं, जिनको आप वर्कमैन और लेबर के उससे भी बोल सकते हो। तो ये सभी इस तरीके के उनका सबका एक ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। देन जनरल यूनियन में क्या होता है कि इनके पास में कुछ खास स्किल्स तो नहीं होती, बट हाँ एक तरीके के लेबर कैटेगरी के लोग होते हैं, तो ये लोग कुछ हैवी काम वगैरह करते हैं, तो उस तरीके का आप मान लो। देन इंडस्ट्रियल यूनियंस के अंदर क्या होता है कि एक पूरी इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम शूज़ इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, या कोई अलग तरीके की इंडस्ट्री, यानी फिल्म इंडस्ट्री नहीं मान लो, तो कोई एक तरीके का सेक्टर मान लो, उस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, है ना, तो एक पूरे उसकी बात कर रहे हैं। देन वाइट कॉलर यूनियन के अंदर क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, जो कि आपके मतलब वाइट कॉलर्स के अंदर क्या होता है, जो आपकी चीज़ों को मैनेज करना है, जो मैनेजमेंट में से ज़्यादातर रिलेटेड होते हैं, मैनेज करने वाले चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि HR हो गया, आपके फिनेंस हो गए, है ना, आपका बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं ना कि इनके पास में कोई उस तरीके से कोई हाथ पैरों से स्किल्स इनके पास में नहीं होती, बट हाँ ये दिमाग से अपने काफ़ी स्किल्ड होते हैं, और कम्युनिकेशन से अच्छी स्किल्स होती हैं। तो इस तरीके के जब वर्कर्स जो होते हैं अपना एक यूनियन, एक अपना समूह बना लेते हैं, तो उसको वाइट कॉलर के यूनियन बोलते हैं। तो ये 4 तरीके की कैटेगरी अलग अलग, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर कि रीजंस क्या हो सकते हैं कि क्यों लोग जो होते हैं, क्यों एम्प्लॉय जो होते हैं वो ट्रेड यूनियंस को ज्वाइन करते हैं। तो अब इनके ज्वाइन यूनियन बनाने का एक सीधा सा मतलब यही है कि अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना, बट इसके अलग अलग और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि जॉब का मतलब, जैसे जॉब का सेटिस्फेक्शन होना, रिटायरमेंट्स के बेनिफिट्स के लिए, कि अब कोई रिटायर हो रहा है तो उसको ये नहीं कि एकदम से उसको बता दिया भैया तुम्हारा रिटायरमेंट है, उसके बेनिफिट्स दो उसको कुछ, है ना, तो अपना आगे का जीवन यापन कर सके। देन जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी, फेयर ट्रीटमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर, लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, इन सभी चीज़ों के लिए हमको मतलब एक यूनियन बनानी पड़ती है।
इसके लिए एक ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया गया जिसका नाम दिया गया है 1926। अब इसमें क्या एक तरीके का ये लीगल फ्रेमवर्क है फॉर रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया एमिंग टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन मतलब ये क्या है, इसका क्या मतलब हो गया कि एक तरीके का एक्ट बनाया गया, एक तरीके का लॉ बनाया गया जिसमें आपको क्या करना होता है कि रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता है, देन उसके आगे का प्रोसेस होता है। तो मैं एक छोटा सा बता देता हूँ, जिससे कि कोई भी कंपनी है या फिर कहीं पर भी आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर अगर आपको यूनियन बनाना है, अभी तो वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बट हाँ फिर भी उसका एक प्रोसीजर है इस एक्ट 1926 के तहत कि आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब कि आप अपना एक ग्रुप बनाओ, है ना, वर्कर का, और उसके बाद में ग्रुप बनाने के बाद रजिस्ट्रेशन करो, इन्वॉल्व सबमिटिंग अ फॉर्मल अप्लीकेशन, यानी एक अप्लीकेशन देना होता है टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स एंड फीस, और कुछ एक छोटी सी फीस वगैरह होती है, उस सभी चीज़ों को आपको सबमिट करना होता है। देन एलिजिबिलिटी भी इसका एक छोटा सा क्राइटेरिया दे रखा है कि ट्रेड यूनियन मस्ट कंसिस्ट ऑफ 7 और मोर मेंबर्स, यानी कि कम से कम आपके ग्रुप में ये नहीं कि 2-4 लोग चलेगा, ऐसा नहीं, 7 लोग कम से कम होना चाहिए। देन मोर देन दैट more members who are employed in an industry or trade. So civil servants and members are armed forces are not permitted to form trade unions under the act, यानी कि ये सिविल सर्वेंट्स जो भी हो सकते हैं या फिर आर्म फोर्सेस हैं जो भी किसी उस तरीके की बैकग्राउंड से हैं, तो वो लोग नहीं परमिट होते हैं कि किस तरीके का एक ट्रेड यूनियन बनाने के लिए। केवल उन लोगों को हक है जो कि एक ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो ज़्यादा स्किल्ड नहीं हैं, वो जिनकी जो पेमेंट है वो कम है, तो उस तरीके के लोगों को अपना एक राइट होता है बनाने का। तो इसमें कुछ एक अमेंडमेंट्स भी बताए गए हैं कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड इट्स अमेंडमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे, क्योंकि ये क्यों क्या करते हैं, वर्कर्स के बेसिकली वही राइट्स को प्रोटेक्ट करना, है ना। देन फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी, राइट्स और फेयर वेजेस, है ना, इन्फ्लुएंस लेबर पॉलिसीज एंड सोशल जस्टिस। तो इन सभी चीज़ों के लिए लेबर यूनियन एक्ट बनाया गया है, और ये क्यों ज़रूरी है ये सभी चीज़ें आप बता सकते हो अपने मन से। सो यहाँ पर इसके अमेंडमेंट्स क्या हैं कि क्या अमेंडमेंट्स का मतलब कि वही हो गया कि संशोधन क्या है, कि इसमें क्या क्या संशोधन किया गया। इसमें देखो 1926 में ये बना था, देन इसके बाद में इसमें क्या 2019 के तहत इसमें क्या संशोधन किया गया, इसमें अमेंडमेंट्स क्या क्या किए गए। तो इसमें यहाँ पर देखो इंट्रोड्यूस्ड इन द लॉ, इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा बाय द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट संतोष कुमार गंगवार, इस तरीके का इनका नाम है, और इन्होंने अमेंडमेंट इसमें किया। और इस अमेंडमेंट के अंदर इन्होंने किया क्या, ट्रेड यूनियन एक्ट में इन्होंने क्या चीज़ किया बेसिकली, ये आपको ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें इसको ध्यान रख लेना आप, जैसे कि रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, यानी द बिल इंट्रोड्यूसेस प्रोविजंस फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे जाकर के सभी चीज़ों को अपनी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके साथ में करोगे जो आकर के, तो ट्रेड यूनियन का रिकॉग्निशन होगा, यानी कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक तरीके का आप मान सकते हो। देन इसके बाद में और भी बहुत सारे अलग अलग अमेंडमेंट्स किए गए हैं, बट उसमें से ये 1-2 आप लिख सकते हो तो वो चलेगा। देन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की हम बात करें तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया कि एक जनतंत्र, यानी कि जहाँ पर जो छोटे लोग होते हैं ना उन लोगों का भी बात, उन लोगों की भी राइट्स होने चाहिए कुछ। तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का क्या मतलब हो गया, तो इसमें भी वही बात होगी कि जो आपके वर्कर्स हैं उनके भी कुछ एक राइट्स होते हैं, उनकी भी बातों को मानने के लिए आपको मतलब कंपेल्ड होना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पर बताया क्या गया है कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज अ कॉन्सेप्ट वेयर वर्कर्स हैव अ वॉइस, यानी जहाँ पर वर्कर्स हैं, जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं, जो ग्रे कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी भी एक आवाज़ होती है, और उस आवाज़ को आपको मानना पड़ेगा। मतलब मानना इन द सेंस कि जब ये नहीं कि हर जो भी आप बोल रहे हो वो चीज़ उनको करनी है, कई बार आपको चीज़ें निगोशिएट करनी पड़ेगी उनसे, क्योंकि वो भाई अल्टीमेटली आपके लिए काम कर रहे हैं, है ना।
सो एंड अ रोल इन द मेकिंग डिसीजन अबाउट द वर्क एंड वर्क प्लेस। ये नहीं कि आपने कोई भी रूल कोई भी नियम बना दिया कि कंपनी के अंदर कि ऐसा ऐसा होगा और सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इट मीन्स गिविंग एम्प्लॉयज अ से इन मैटर्स लाइक वर्किंग कंडीशंस लाइक जॉब रोल्स एंड कंपनीज पॉलिसीज। तो ये सभी चीज़ें। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का क्या मतलब हो गया कि जो आपका मैनेजमेंट है वो तो इज ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेटरी लीडरशिप इज द मैनेजमेंट अप्रोच दैट इनकरेजेस एम्प्लॉयज टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसका सिंपल यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हो इसका ये मतलब हो गया कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पर IMP लिख लो, IMP है ना। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अपने एम्प्लॉयज़, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनको सबको इंगेज करना अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। सपोज़ कि आप कोई भी नया डिसीजन लेने जा रहे हो, कोई भी नया नियम या कोई भी नई चीज़ आप बनाने जा रहे हो, तो अपने एम्प्लॉयज़ को भी इंगेज करो उस चीज़ में। उनकी भी डिसीजन का भी, उनकी भी राय लो कि क्या ये मैं बनाने जो जा रहा हूँ वो क्या चीज़ सही होगी या नहीं होगी। तो इसी को हम बोलते हैं कि इसी को हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। यानी कि जो आपका मैनेजमेंट है वो दूसरों को भी प्रोत्साहित कर रहा है कि अपने विचार रखने के लिए। तो इट इन्वॉल्व सीकिंग इनपुट्स देन फीडबैक्स एंड आइडियाज फ्रॉम द एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इज व्हेन एम्प्लॉयज आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेकिंग डिसीजन। यानी कि जब आपके एम्प्लॉयज भी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग आइडियाज टू इम्प्रूव देयर वर्क एंड द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर अच्छा होगा। तो इससे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। इससे एम्प्लॉयज़ का मोरल बढ़ता है, कंपनी की भी ग्रोथ होती है। इस तरीके से कई सारी चीज़ें होती है अच्छी अच्छी, तो उसको आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका यूनिट फर्स्ट ख़त्म हो चुका है और यूनिट सेकंड में हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करेंगे। तो आई होप कि आपको अभी तक इतना समझ में आ गया होगा, और कोई कंफ्यूजन डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।